इससे पहले मेरा इंट्रो, नाम आपको पता होगा, हवीश सिंह। ठीक है, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT रुड़की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद कुछ साल कोडिंग, फिर यूपीएससी का कीड़ा सबको काटता ही है तो मेरे साथ भी वही। ठीक है, फिर अपना इंजीनियरिंग सर्विसेज वाज इजी केक वॉक। बाकी यूपीएससी में तो पता ही है आपको कि प्रिपरेशन होना, प्रिपरेशन रेडी होना, दैट इज ओनली अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट सफिशिएंट। ठीक है, तो मैं आपको अभी से रेडी कर रहा हूँ कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब कुछ दिल जान लगाना है। इधर आओ ना, वहां से दिखाई कहाँ देगा। ग्रुप बना के रखना है भाई, अपने को बाकी लोगों को हराना है, आपस में बना के रखना है। ठीक है, तो पॉइंट इज कि कभी ज्यादा डिस्करेज नहीं होना है, अपना 100% देना है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, अपना बेस्ट देना है और ये मान के चलना है कि यार बेस्ट देना ही अपने हाथ में है, आएगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड होके जाना नेसेसरी कंडीशन है, सिलेक्शन होना के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। ठीक, चलो बाकी अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मी, क्या आप चाहते हो मुझसे? बोलो बोलो बोलो, कुछ भी अनबन कुछ भी। हाँ, एक तो हो सकता है कि मार्क्स तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि भाई इतना आए, कितना एक्सपेक्ट करते हो ऑप्शनल में मार्क्स? 350 प्लस, ओके और नहीं, अच्छा है, मैथ लिया है तो इतना टारगेट कर सकते हो बिकॉज हाँ, इसीलिए क्योंकि इफ यू आर नॉट टारगेटिंग 350 प्लस तो थोड़ा लॉस में रहोगे। रीजन क्या है? थोड़ा सा मैथ्स लेने से यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन योर जीएस प्रिपरेशन, दैट्स द ट्रुथ। ठीक है, बट ये है कि मैं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा मेहनत कम पड़ेगा, तुम लोगों का टाइम बचेगा, पहली बार में ही चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। बट स्टिल टारगेट मैक्सिमम करना है। वैसे और कोई भी है कि सबका 350 है? 300 प्लस रहे तो बढ़िया है। चलो सही है। और कोई एक्सपेक्टेशन? तुम लोग टफ किसको बोलते हो? व्हाट आर द टफ टॉपिक्स इन योर व्यूज? टफ टॉपिक्स क्या है? अच्छा, डायनामिक्स, ठीक है, समझ गया। एमएससी ओ बीएससी वाले तो यही बोलेंगे फिजिक्स के टॉपिक्स। और अरे हाँ, और मॉडर्न भी होगा। मॉडर्न के अलावा पेपर 1 के टॉपिक देखो, तुम लोग नहीं बोल रहे हो फिजिक्स को छोड़ के। ठीक है, ज्योमेट्री में जैसे बोला कि बियॉन्ड कोनिक्स है ना। और पीडी में लास्ट का एप्लीकेशन ऑफ पीडी। पीडी में एप्लीकेशन वाला पोर्शन। और और क्या क्या पोर्शन टफ लगते हैं? टफ पता है चीजें क्यों होती हैं? दो वजह से। एक तो अच्छा मटेरियल कहीं नहीं मिलता है, दूसरा कई बार उस टॉपिक की बाउंड्री डिफाइन नहीं हो पाती कि एक्चुअल में कितना डेप्थ में जाना है, उसमें नहीं जाना है। ये प्रॉब्लम इसमें सबसे ज्यादा होती है एप्लीकेशन वाले में, क्योंकि पोलर वाले में करोगे तो समझ में नहीं आता कितना करना है। हम्म, चलो, तो अब हम एक एक करके आपका डर दूर करें। देखो, व्हाट्स और गोल? एग्जाम में नंबर लाना है, बांध लो ये बात। ठीक है, और अपने दिमाग से ये भी निकाल दो तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी क्या है, कुछ मैटर नहीं करने वाला। यहाँ पे जो नंबर लाएगा उसका लिस्ट में नाम दिखेगा। पहले तुम कितने बड़े तोपची थे डजेंट मैटर। ठीक है, एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ना है। ठीक है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज मच एज पॉसिबल, जितना डीप उसे पढ़ेंगे। लेकिन हर टाइम पढ़ते टाइम एक चीज क्या दिमाग में रखनी है कि व्हाट इज आर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब नए नए तैयारी करना शुरू करते हैं जोश बहुत होता है। ठीक है, हर चीज की एकदम तह तक जाना है, जाना है तह तक। बट टाइम इज अ लग्जरी फॉर अस। कितना जाना है, कितना आउटपुट मिलने वाला है, उस बेसिस पे अपनी बाउंड्री डिसाइड करना है। जैसे कि ये बात मैंने क्यों बोली, ये टॉपिक डायनेमिक्स हुआ, स्टैटिक्स हुआ, फ्लूइड डायनेमिक्स हुआ, रिजिड डायनेमिक्स हुआ। इन टॉपिक्स में
इफ एग्जामिनर वांट्स, वो तुम्हारी वोट लगा सकता है कभी भी, ठीक है। बट इन जनरल जो मैंने ऑब्जर्व किया, लगाते नहीं है वो। हम जरा सा भी नहीं पढ़ के जाते हैं तभी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा घबराना नहीं है देख के, एक से एक कृष्णा सीरीज में प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनको देख के आपकी हालत खराब होगी, बट वो हमारा टारगेट भी नहीं है। अपना बेस क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस विच कैन बी सॉल्व बाय जस्ट एक दो ट्रिक लगाई और हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट से। यूपीएससी में नोटिस करना, कभी भी बहुत इक्का दुक्का एब्रेशंस छोड़ दो तो जनरली क्वेश्चन आता है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का। ट्रिकी इन द सेंस कि सॉल्विंग में ट्रिक होगी, कैलकुलेशन वाइज इतना आफत नहीं होगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो। तो हमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं जो एग्जिस्टिंग नॉलेज से आराम से सॉल्व हो जाए, मतलब थोड़ा सा ट्रिक होता है ना बस। स्पेशली 10 मार्क्स वाला तुम देखोगे ट्रिक होता है क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। फिक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को रट लेना है, समझ लेना है, एक्सपोजर कुछ भी करो, उनको प्रिपेयर करके जाना है इन टॉपिक्स में। फिजिक्स वाले में तो मॉडर्न में तो समझ में आ जाएगा, आरए में भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, चॉइस वाइस कुछ नहीं भाई, अब सब मिक्स करने के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ये तो पहले तो बहुत फिक्स था कि कुछ पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 8 इज फॉर वेक्टर्स, 7 का ए डायनेमिक्स, 7 का बी स्टैटिक्स, सब फिक्स हुआ करता था। अभी नहीं, अभी छोड़ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, सीधी बात है। और यकीन मानो यार, स्ट्रेटजी से पढ़ाई करना है। तुम यकीन करो कि अगर ये क्वेश्चन करके जाओगे तो इस फेथ के साथ पढ़ो कि ये फंसेगा एग्जाम में, क्योंकि तभी तुम उसको तैयार करोगे मन से, वरना मन से नहीं तैयार करोगे। कंपटीशन नहीं है। देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 12th क्लास आईआईटी जे एग्जाम और अभी के एग्जाम में। उस टाइम पे समझ लेना वाज सफिशिएंट टू, आई मीन, टू इंश्योर सिलेक्शन। अभी समझना ही जस्ट फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स याद रखने। इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ आंसर भी याद रखने की कोशिश करो। वहां पे तुम्हें जितनी चीजें याद होंगी ना, उसका एडवांटेज मिलता है। इस एग्जाम में, यूपीएससी में, जितनी चीजें तुम्हें याद होंगी ना, उसका एडवांटेज मिलता है। तुम बोल सकते हो कि सर मैथ से याद करना क्या हो, ऐसी तो मैथ्स लिए तो याद नहीं करना पड़े, वो बस सच है। लेकिन याद रखना है, याद रखने का हमेशा एडवांटेज मिलेगा, टाइम बचेगा, तुम्हें पहले से पता। और याद करना पॉसिबल है, क्यों? क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इन्हीं बुक से आएंगे जो मैं बताऊंगा। यकीन नहीं हो, जो पेपर अभी हुआ है ना, पेपर 1 का मेरा, मैंने डाला था कि इतने कितने असाइनमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। कहाँ से लाएंगे यार, स्टैटिक सिलेबस है। तुमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी तो तुम्हें लग रहा है कि नया क्वेश्चन था। क्वेश्चन वही 4-5 किताबों से आता है, ठीक है। तो फिजिक्स में तो मैंने बताया वही स्टडी रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिस रहेंगे अपने, और उसी में थोड़ा जो मैं क्वेश्चंस दूंगा वही करना है केवल, ठीक है। अपने मन से नहीं लगाना। रियल में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न में भी कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न में इनफैक्ट एक बार अच्छे से पढ़ लिया ना तो क्वेश्चन सीधे फंसते हैं। ये उन टॉपिक्स में आता है जो एग्जाम में हो जाते हैं, इनमें से भले ही ना हो लेकिन इससे हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पीडी में, एप्लीकेशन वाले में लोड नहीं लेना है, ये भी हो जाता है, एक बार बस फील आ जाए हो जाएगा ये। अरे तो कोई टेंशन नहीं है, ज्योमेट्री में तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो मैं पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे दिमाग में कौन चलेगा, तुम्हारे दिमाग में रेसिप्रोकल कौन बनेगा, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में जेनेटिक लाइंस बनेंगी, फील करोगे तुम ज्योमेट्री को। ज्योमेट्री में पहली बार क्यों पढ़ाता हूँ, लोग, आई मीन, दे कंसीडर ज्योमेट्री टू बी टफ टॉपिक, बट मेरे लिए वो सबसे आसान होता है। रीजन क्या है? दिखता है कुछ कुछ कि हाँ भाई स्फेयर है तो ये ऐसा है, ये है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जितना कर रहा हूँ उतना करना है। उसको करने के बाद टाइम बच जाए तब मुझसे पूछना कि आप क्या करें, ठीक है। और अपनी, मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी, एक तो अपने नोट्स हो गए, ठीक है। मेरे नोट्स बाकी नोट्स ऐसे नहीं है, उसमें थ्योरी रहेगी, फिर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के लिए स्पेस होगा, एंड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन दैट गिवन स्पेस, ठीक है। बैठ के रीड करने वाला तरीका ही नहीं है। जैसे हमने थी कि ये भी टास्क आ चुका है कि तुम लोग को मैथ्स पढ़ते कैसे वो सिखाना है, वरना पूरा पैटर्न बिगड़ा हुआ है। लेट के रीड करने वाला पैटर्न चल रहा है आजकल। फिर होता क्या है कि एग्जाम में अगर हूबहू क्वेश्चन फंस गया तब तो बढ़िया है, और नहीं आता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, अब क्या होगा, ठीक है। वो इसी वजह से होता है कि यू आर नॉट थिंकिंग। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तुरंत नीचे सोल्यूशन रहता है, बस बढ़ रहा है ये, ठीक है। तो मैंने वो चीज को हटाने के लिए थ्योरी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और फिर क्लास में ही करेंगे, और उसके बाद चलता है असाइनमेंट्स में, ठीक है।
असाइनमेंट्स का मेरा पर्पस क्या है? जो मैंने बताया है कि अपने को सिलेबस की बाउंड्री डिफाइन करना है, ठीक है? कहने को सिलेबस इनफाइनाइट होता है, होगा इनफाइनाइट, मुझे फाइनाइट पढ़ना है, ठीक है? सॉल्यूशन उसका निकल रहा है जिसने इस प्रिंसिपल को समझ लिया। सिलेबस इनफाइनाइट है माना, बट मुझे फाइनाइट करना है। यकीन रखो अगर तुमने उतने ही को बार-बार कर लिया ना, तुम्हारी नाव पार हो जाएगी। तुम्हें अच्छे से रिप्रोड्यूस कर देना है वहाँ पे, बस क्वेश्चन वही मिलेगा, ठीक है? तो असाइनमेंट मैंने कैसे किया हुआ है, हर टॉपिक पे वी हैव सम स्टैंडर्ड बुक्स, राइट? उन सारी स्टैंडर्ड बुक से मैंने सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस कंपाइल कर लिए, ठीक है? कंपाइल करके रख लिया है, बना लिया है बढ़िया से। उन्हीं को थ्योरी पढ़ना है, सॉल्व करना है। लास्ट में ये अच्छा, लास्ट में रिवाइज़ भी करना है उन्हीं से। तुम्हें नोट्स नहीं उठाने हैं, रिवाइज़ करना है थ्रू असाइनमेंट्स। सॉल्व कर रहे होगे, उसी टाइम क्वेश्चन को मिला होगा ना, बेसिक वाला दिया होगा अभी, ऐसे ही रहेंगे। ये तो टाइप नहीं है, आगे टाइप मिलेगा। उन्हीं असाइनमेंट्स को तुम्हें रटना है, सॉल्व करना है, समझना है। जो क्वेश्चन नहीं होंगे, स्टार मत लगाओ। डिपेंड्स ऑन यू कि 1 स्टार लगाना है, 2 स्टार लगाना है, डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल, ठीक है? ये करना है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे तुम्हें नोट्स की थ्योरी मत उठाओ। जस्ट पिक योर असाइनमेंट्स, ट्यूटोरियल शीट्स, देखो किस-किस के वैरायटी क्वेश्चंस थे, क्या मुझे इससे रिलेटेड थ्योरी याद है कि नहीं है, बस ऐसे चलना, ठीक है? एक्चुअली ऐसे ही 12th में पढ़ते थे, अगर याद हो, जब कोचिंग-वोचिंग किया होगा, ऐसे ही पढ़ते थे। और ऐसे ही पढ़ने का रिजल्ट ये था कि एवरी मोमेंट दिमाग में पीसीएम घूमता था। तो मुझे वही चीज़ वापस लानी है कि हर टाइम तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन घूमे, ठीक है? तो क्वेश्चन रिसर्च करना इज़ नॉट योर जॉब, इट्स माय जॉब। सारे अच्छे-अच्छे बुक से ढूँढ-ढाँड़ के क्वेश्चन हमने इकट्ठे कर लिए हैं, इन्हीं को लगा लिया, गेम ओवर, ठीक है? दूसरा, कभी अचानक से नया क्वेश्चन कभी मिल भी जाता है। लेट्स से ग्रुप है, बतेरे ऑनलाइन ग्रुप हैं, टेलीग्राम है, सब कुछ है। कभी लेट्स से क्वेश्चन मिल जाता है। तो परेशान नहीं होना है कि लगे उसके लिए पूरा पढ़ने। मुझे बताओ, मैं उसकी थ्योरी बनाऊँगा या मैं करके दूँगा, ठीक है? तुमको अपना टाइम खराब नहीं करना है उस पे। तुमको उस टाइम इन्वेस्ट करना है जो हम फॉर्मली पढ़ रहे हैं, ठीक है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि तुम 1 या 2 या 5 नंबर के चक्कर में बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फेथ रखना है कि व्हाट वी आर स्टडीइंग इट इज़ बेस्ट, और इसी में से क्वेश्चन फँसना है। अपनी बाउंड्री को ब्रीच नहीं करना है, ठीक है? टेस्ट आफ्टर एवरी 2 टॉपिक्स टेस्ट रखेंगे बढ़िया से। 2 टॉपिक्स के बाद क्यों रखा है? क्योंकि एक टॉपिक में कई बार तुम्हें तुरंत-तुरंत याद है, तुरंत-तुरंत कर देते हो, तो वो नहीं, कम से कम 2 टॉपिक्स तुम्हें दिमाग में रहने चाहिए। और फिर मेरे लिए भी आसान होता है पेपर सेट करना, एक ही टॉपिक पे 28 क्वेश्चंस निकालना डिफिकल्ट रहता है। तो 2 टॉपिक्स के बाद टेस्ट रखेंगे, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। नहीं। एक खत्म हो गया, दूसरा खत्म करेंगे, उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है? ताकि तुम रिवीजन भी कर पाओ, वरना होता क्या, भूलते चले जाते हो, ठीक है? तो 2 टॉपिक दिमाग में रखना है। थ्योरी के बाद ओडी करेंगे। हुँ, डेली क्वेश्चन होंगे, क्योंकि जैसे कि थ्योरी में करीब अपने पास 90 या 80 या ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। तो जैसे-जैसे टॉपिक होगा, वैसे-वैसे असाइनमेंट मिलते जाएँगे, वो करना है, ठीक है? और चल, ये बेसिक वो है जो सिलेबस में भी नहीं है, ये वो है जो थोड़ा पता होना चाहिए, वरना टॉपिक वाइज़ देंगे कि स्ट्रेट लाइन, स्फीयर, ऐसे-ऐसे करके टॉपिक पे, ठीक है? डिपेंड करता है, नहीं ये नहीं कैसे नहीं आता है, देखो यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का स्टाइल है, थ्योरम भी जैसे आएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो थ्योरम वैसे पूछ देंगे जिसमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल आर्गुमेंट्स होते हैं। तुम देखा होगा ना, कुछ थ्योरम होते हैं इट्स मोर लाइक अ क्वेश्चन, तो वो थ्योरम्स हमेशा वो पूछ सकते हैं। मतलब तुम्हारे सामने बुक है, एक क्वेश्चन तुमने देखा, क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि भाई ये मेरी हैसियत का है कि नहीं है। इफ यू थिंक कि यू कैन प्रिपेयर दैट क्वेश्चन, यू शुड प्रिपेयर दैट क्वेश्चन, सिंपल। बहुत हाई-फाई थ्योरम जिसमें एक के बाद एक थ्योरेटिकल आर्गुमेंट चल रहे हैं, लेबनिज़ साहब कुछ बोल रहे हैं, है ना? लैग्रांज साहब कुछ बोल रहे हैं, ऐसे थ्योरम नहीं आते।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन टाइप की थ्योरम आती है। स्पेशली लीनियर अलजेब्रा वगैरह टॉपिक हो गया है, या थ्री में ऐसा थ्योरम ऐसा कुछ होता नहीं है, उसमें तो क्वेश्चन ही है। हाँ, उसमें उसमें भी थ्योरम वो क्वेश्चन ही है जहाँ तक। रियल में बोल सकता हूँ मैं, कुछ कुछ प्योर थ्योरम रहती हैं रियल में और कॉम्प्लेक्स में, बाकी ज्यादातर में थ्योरम अपने आप में क्वेश्चन ही है। ठीक है, मॉडर्न में वो क्वेश्चन ही है ज्यादातर थ्योरम्स। ठीक है, तो वो सब मैं बताऊंगा, तुमको जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करना है। ठीक है, वो थ्योरम व्योरम सब तुम दिमाग से निकाल दो, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा, उतना प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो शुरू किया जाए फिर थ्री का बेसिक बेसिक। चलो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी। ठीक है, किसी को ब्लॉक व्लॉक में करता नहीं हूँ, बस तुम लोग इतना वो रखना कि ये शोर नहीं मचा हो बस। ठीक है, हाँ, स्लो आ रहा है, बाकी लोग को भी यही कंप्लेन है। कम आ रहा है, अच्छा, एक मिनट को थोड़ा पोजीशन चेंज करके देखते हैं, वरना बुलाते हैं। अभी सही है? हेलो, अभी ठीक आ रहा है? चलो ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। वैसे 12th में तो था ये ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना? तो याद है भाई, सबसे पहले पॉइंट से शुरू करो। एक्स वाई, एक्स क्या है एब्सिसा, वाई क्या है ऑर्डिनेट। बोलने को तो नहीं ना, ये छोटा सा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ऑर्डिनेट वर्ड यूज करेगा, वाई इक्वल टू नहीं बोलेगा, तो भूलना नहीं है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स क्या है, ये है ना, वाई क्या है, व्हाट इज दिस? फटाफट बोलते रहो, एंगेज रहो क्लास में। डिस्टेंस है ना, फॉर्मूला। हाँ, अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन जनरल, इन जनरल अगर कोई दो पॉइंट रहे तो, चलो अगर इसी कॉन्सेप्ट को थ्री डी में एक्सपेंड कर दें तो एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर। सही, बढ़िया। स्लोप, स्लोप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन जो एंगल बनता है वो स्लोप है। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला याद है? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अपने डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, बट वाइल सॉल्विंग वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूलास। ठीक है, उस टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होना, जस्ट रिव्यू कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला याद है? सेक्शन फॉर्मूला, लेट्स से दिस इज m, दिस इज n, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे c के? गुड, और m प्लस n। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस पता है? एक्सटर्नल और इंटरनल, ये कैसा डिवीजन है? इंटरनल, अगर ये c बाहर हो जाए और फिर यहाँ से ये m और ये n हो जाए, तो सिंपली रिप्लेस n बाई माइनस n। ठीक है, फटाफट रिव्यू करो। मिड पॉइंट के लिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड n? 1:1, तो सीधा हाफ हो जाना है, कोऑर्डिनेट्स ऐड करो, आधा करो, खत्म खेल। ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता क्या है? हाँ, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो हो गया जो लिखा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, राइट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये, लेट्स से दिस इज ए, ये बी, ये सी, ये हो गया डी। तो
ओ बोल देते हैं इसको, लेट्स से, ठीक है। व्हाट इज AO इज टू 4D कितना है, 2:1 सेंट्रॉइड। और एक मीनिंग क्या बोला था, सेंटर ऑफ मास, सेंट्रॉइड एक्चुअली, लिखो एक लाइन लिखो, center of mass of a geometric object of uniform density. Centroid is center of mass of a geometric object of uniform density. Second point. Second point is arithmetic mean position of all the points in the figure. Arithmetic mean position of all the points in the figure. Feel like सेंट्रॉइड मतलब सेंटर टाइप का, अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी रहे, लेट्स से लेमिना है, ये प्लेट है कोई, क्योंकि सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिसके रिस्पेक्ट में तुम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो उस पॉइंट से, ठीक है। लेमिना है, तुम सेंट्रॉइड पे एक पेन लगाओ और खड़ी कर लोगे उसको, जादू बचपन में करते थे याद है ना, तो जो अपने तीनों भाई बहनों में सेंट्रॉइड पकड़ लेता था वही बैलेंस कर पाता था, ठीक है। सेंट्रॉइड से तुम पूरी बॉडी को बैलेंस कर सकते हो। दूसरा, अरिथमेटिक मीन पोजिशन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, सारी जो पोजीशंस हैं सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, उन सबका मीन ही क्या है ये, तो दोनों मीनिंग्स याद रखना है, क्योंकि ये डायनेमिक्स वाला कॉन्सेप्ट भी स्टैटिक्स डायनेमिक्स में भी यूज होगा, वो वाला कि सेंटर है अपना, मीन पोजीशन है, और अरिथमेटिक वाला भी फॉर्मूला बनाने में। तो जैसे कि ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, मीन ले लो, 3 पॉइंट है, डिस्क्रीट पॉइंट्स हैं, मीन लो सब पॉइंट्स का, यही तो मीनिंग हुआ सेकंड स्टेटमेंट का। तो सिग्मा x1/3 सिग्मा y1/3, ठीक है। और नीचे टेट्राहेड्रन का, टेट्राहेड्रन पता है ना क्या होता है, वैसे इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे टेट्राहेड्रन के बारे में। सिग्मा x1/4, क्योंकि वही सेकंड डेफिनेशन से सिग्मा x1/4 y1 z1, ठीक। अच्छा, अब 2D इक्वेशन देखते हैं लाइन का, दो फॉर्म थे, एक लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कितनी इन्फो यू नीड, एक लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए तुम्हें, दो चाहिए, इन 2D बात करने का, दो चाहिए, क्या चीज, स्लोप या, यस, दो पॉइंट्स मिल जाए तो भी गेम हो जाए, क्योंकि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन हो सकती है, ठीक है। तो एक तो आता है इसीलिए पॉइंट फॉर्म, ठीक है। पॉइंट फॉर्म क्या इक्वेशन है, y माइनस इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन इंटू, ठीक है। दूसरी कौन सी फॉर्म है, स्लोप फॉर्म, यही फॉर्मूला बना, यही डायग्राम बना रहे हैं बचपन से, राइट। y इक्वल टू क्या, mx प्लस, व्हाट इज m, और tan थीटा, राइट, व्हाट इज c, इंटरसेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 m2 इक्वल टू -1, याद है ना, ठीक। ट्राइंगल का प्रॉपर्टी देखो, मोस्ट फंडामेंटल फॉर्मूला इज हाफ बेस इनटू हाइट, दूसरा वाला फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा बट लिख दिया है मैंने। डिटरमिनेंट वाला याद रखो, कभी फंस जाए अपनी जिंदगी में। कहाँ से आवाज आ रही भाई, 3 पॉइंट है, 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। चलो, इन सेंटर याद है सबको, इन सेंटर क्या था, साइड का नहीं था, साइड का तो हो गया, एंगल बाइसेक्टर था कि नहीं था, कहाँ से पूछूंगा, वो रिलेशन जो छोटा सा है ना, वो याद रखो। ऐसा आ रहा है क्या,
अब आएगा तो बुलाएंगे। तो ये जो रिजल्ट है वो याद रखो। इन सेंटर क्या है, बाइसेक्टर वाला है, एंगल बाइसेक्टर जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या मिल गया, इन सेंटर। ठीक है, छोटा सा जो रेडियस है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एस सेमी पैरामीटर। तो ये रिजल्ट याद रखो, भूलो मत। कोऑर्डिनेट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल दिमाग में बैठा लो, मैं लिख लिया है, पता नहीं कहाँ यूज हो जाए। ठीक है, बस दिमाग में बैठा लो। सिमेट्री वैसे भी उसमें नीचे पूरा साइड का वो है 2s इफेक्टिवली, और ax1 bx2। ऑर्थो सेंटर भी याद है, ऑर्थो नाम से ही सिंपल है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। सरकम सेंटर याद है, so what is circumcenter? Yes, और रिप्रेजेंटेशन बाय कैपिटल आर। इन रेडियस से कैसे था, स्मॉल आर से, रिलेशन याद है। एंड व्हाट अबाउट सर्कम रेडियस, कैपिटल आर, और रिलेशन साइन रूल में जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 2r, a by sin a इक्वल टू, याद है ना साइन रूल का, वेरी ऑफन वी फॉरगेट दैट द वैल्यू ऑफ दैट रेशियो, a by sin a इक्वल टू b by sin b इक्वल टू c by sin c, दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, देखो पता नहीं है कहाँ यूज होगा, छोटा सा रिलेशन है, याद रखो, सब कुछ कभी ना कभी काम आ ही सकता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स भूल सकते हो, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट हो गया। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लोकस। लोकस में डाउट आता है तुम लोगों को कभी, बोले इजी क्वेश्चन आता है तो डाउट नहीं आता, टफ आता है थोड़ा हिल जाते हैं। ये कहानी है कि नहीं लोकस में, हाँ? तो लोकस समझ लो, लोकस होता क्या है, फील आती है लोकस से क्या है, लोकस की फील बिल्कुल नहीं आती लोकस की, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। लोकस क्या है, एक पॉइंट है जो एक सरफेस फॉर्म करता है अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। सरफेस फॉर्म करे या कर्व फॉर्म करे, कुछ भी फॉर्म करे, कैसे, लेट्स से यू हैव अ डॉग, डॉग नहीं गाय लेते हैं, बकरी ले लें, ठीक है, तुमने उसको रस्सी से बांध दिया, ठीक है, और इसकी लेंथ है एल, वो अपना घास चर रही है, और वो इतनी लालची नहीं है, ये मान लो ये है बकरी अपनी, पूंछ है, ये सींग है, हाँ? तो लेट्स से उससे कोऑर्डिनेट, दिस इज आर ओरिजिन, और ये है पॉइंट पी एक्स वाई। तो मुझे बताओ व्हेन दिस गोट विल मूव, किस तरह का कर्व बन सकता है, या सरफेस बन सकती है, क्या बन सकता है, हाँ सोच के बोला करो, यही गलती। बकरी अंदर भी तो आ सकती है, तुमने ये क्या सोचा बकरी एकदम टाइट करके ही चलेगी, बकरी अंदर भी तो आ सकती है ना, बकरी दिस दिस रोप विल ओनली इंश्योर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू एल। इनफैक्ट ये एल स्क्वायर कर लो, डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये हुआ इसका लोकस। अगर हम क्या करें, हम भी हैं, हम इसको, इसकी जगह विल रिप्लेस दिस विद अ बैम्बू, कोलू का बैल लगा दें, देन इट विल बी अ सर्कल, क्योंकि उसमें बैम्बू रहता है, उस केस में ये रिलेशन होगा। अब ये क्या आएगा, सर्किल, अभी क्या आएगा, डिस्क। तो कोई डिफिकल्ट थोड़ी ना है, तुम्हें बस लोकस का एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सारे पॉइंट्स को कलेक्ट कर दो अपने दिमाग से, उसको वेरी कराओ और सोचो व्हाट सरफेस कैन बी फॉर्म्ड, बस वही लोकस है। अब हम तुमसे कहें लेट्स थिंक इन 3D, लेट्स थिंक इन 3D, और तुमसे कहें यू हैव टू मेंटेन अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम सम गिवन पॉइंट, क्या लोकस होगा उस पॉइंट का, है? हाँ सही बोल रहे हो, जो स्फीयर, ठीक है, तो locus is nothing but a surface or a curve formed by a point under a given set of conditions। अब यही कंडीशन वैरी होती रहेंगी और डिफरेंट डिफरेंट सरफेस मिलती रहेंगी। जैसे कि अभी आपने बताया स्फीयर का क्या कंडीशन है भाई, कि इट हैज टू मेंटेन
The point has to maintain a constant distance from a given point. That given point is what? Center. और वो फिक्स डिस्टेंस क्या है? रेडियस. एकदम इजी केस हो गया. कोन क्या है? वो भी तो लोकस है. उसमें कंडीशन क्या है? एक पॉइंट पे एक लाइन है और वो हमने यहाँ पर ठोक दिया उसको, किसी से गाड़ दिया उसको. अब ये कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही घूम सकती है. कुछ भी करेगी ऐसे ही घूम सकती है. इसी को कोन बोल देते हैं. तो इसमें लोकस ऑफ पॉइंट बहुत जनरल टर्म हो गया. कई बार वो लाइन भी हो सकता है. लोकस ऑफ अ लाइन, लाइन मूव कर रही है पूरी, बस इसका एंगल वेरी कर रहा है, किस तरह पॉइंट कर रहा है, बस कोन हो गया. कई बार हम आपसे कहें कि द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन इज फिक्स्ड, अब इसको मूव करो किसी गिवन लाइन के अबाउट, सिलेंडर बन जाएगा. तो यही है, लोकस कुछ नहीं है. आपके पास एक जनरल पॉइंट है या कोई जनरल लाइन है और वो मूव कर रही है अंडर सम गिवन कंडीशन. तो जो भी सरफेस बनेगा वो क्या होगा? लोकस. बस प्रॉब्लम क्या आता है कि तुम लोग ये नहीं समझ पाते हो कि क्या वैरी रख करना है, मतलब लास्ट में गैप किसको करना है, ये कंफ्यूज कर जाते हो. तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई वेरी क्लियरली कि व्हाट इज गिवन, व्हाट इज फिक्स्ड. बस ये चीज तुम पकड़ना सीख गए तो लोकस निकालने में दिक्कत नहीं होगी. तो जब भी लोकस निकालना होगा तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट. वी हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई कि व्हाट इज गिवन. गिवन मतलब फिक्स्ड, ठीक है, एंड व्हाट इज वैरिंग. क्योंकि लोकस बनाने के लिए कुछ वैरी भी तो करना चाहिए ना. तो बस ये चीजें यू हैव टू आइडेंटिफाई कि गिवन कंडीशन क्या है. गिवन कंडीशंस आर गोइंग टू बी फिक्स्ड, ठीक है, और वैरी क्या है, जिसकी वजह से मूव करेंगे चीजें और सरफेस बना के देंगे. ये है. बहुत बार आएगा लोकस, अभी भी समझ में नहीं आएगा तो आगे बहुत बार सामना होगा. ठीक है, सीख ही जाओगे. ठीक, घबराना नहीं है. जैसे इलिप्स के लिए क्या बोलते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल दे रखा है. इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? यस, व्हाट इज इलिप्स? दैट्स इट. डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है. सम, इट्स सम. ठीक है, देखो, यू जस्ट टेक अ स्ट्रिंग. ठीक, एक स्ट्रिंग ले लो. मान लो मैंने इस स्ट्रिंग में ये अपना पेन फंसा के रखा हो. अब मैं इसको मूव करूं, ठीक है. तो इफेक्टिवली मैं क्या कर रहा हूँ? एट एवरी टाइम आई एम मेंटेनिंग पी ए प्लस पी बी इक्वल टू दिस L1, लेट्स से दिस इज L2, टोटल L. तो जो लोकस है P का, यही एलिप्स है. कि डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज फिक्स्ड कांस्टेंट. यही एलिप्स है. इसमें फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस. फोकस ही तो बोलते हैं. ये है लोकस. ऐसे ऐसे गिवन गिवन कंडीशन से डिफरेंट डिफरेंट सरफेस, डिफरेंट डिफरेंट कर्व मिलते हैं. तीन कैसे हो गए? पी फिक्स नहीं हुआ. पी फिक्स हो गया, लोकस कैसे मिलेगा? यस, पी ही तो मूव करेगा तभी ना कर्व बनेगा. ठीक है, कुछ तो चाहिए ना वेरिएबल. वही बोला कि इसमें फिक्स कंडीशन क्या थी, ये कि ए और बी जो है फिक्स रहने, फिर हमें मूव करना है. किस कंडीशन को मूव, किस बात को ध्यान में रखते हुए मूव करना है? कि डिस्टेंस अपने को ए और बी का जो समीशन है कांस्टेंट रखना है. इसीलिए मैंने क्या किया, उसको कांस्टेंट रखने के लिए पहले ही बोला क्या, एक रस्सी से बांध दो एल की, और फिर इमेजिन करके जाओ. तो एट एवरी मोमेंट यू आर इंश्योरिंग कि ए बी प्लस पी बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी इक्वल टू एल. मतलब विजुलाइज करने का तरीका है कि कैसे कांस्टेंट रखना है समेशन को. मैंने पहले ही समेशन के बराबर स्ट्रिंग ले रखी है, मूव कर रहे हैं. तो ऐसे बनता है लोकस. ठीक है, बाकी अगर फील नहीं भी आई है तो आगे बहुत सारे टॉपिक में आने वाला है. इनफैक्ट हर टॉपिक की स्टार्टिंग विल बी फ्रॉम लोकस इटसेल्फ. ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप नेचुरल लगने लगेगा. देखो, दो चीजें हैं समझने की. दो तरीके होते हैं किसी चीज को पढ़ने का है समझने का. एक तो ये सच में समझ लो, फील आ जाए.
दूसरा तरीका होता है इतनी बार कर लो कि वो नेचुरल लगने लग जाए, ठीक है? दोनों में जो पसंद हो वो करो। पहला, तैयारी करेंगे अच्छे से, नहीं आएगा उतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि वो अपने आप नेचुरल लगने लग जाएगा। कभी क्वेश्चन किया है कि व्हाई देयर इज़ बी आफ्टर ए, सी आफ्टर बी? नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि वो नेचुरल हो गया, ए के बाद बी तो आता है, क्या बात कर रहे हो यार? तो ये है, इतना प्रैक्टिस करना है कि वो नेचुरल लगने लग जाएगा, ठीक है? इनफैक्ट थोड़ा-सा उधर ही इंक्लिनेशन ज़्यादा रखना है, प्रैक्टिस पे, याद हो जाए पूरा, क्योंकि कॉम्पिटिशन है, हमें एज रखना है सबसे, ठीक है? चलो, लोकस वाले पे, बाकी जो ये बातें हैं, बाद में देखेंगे आगे करके, इतना काम का नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो अगला 10 पेज पे है, गिवन 3 कोलोनियल पॉइंट्स C2 -4 B, C, find the ratio in which B divides AC. ट्राई करो, टेल मी whether the answer is correct or not. There is a point A. ट्राई करो, बैठना नहीं है यार। A, B, C. The coordinates of A are 3, 2, -4. B के कितने हैं? 5, 4 and -6. And what about C? 9, 8, -10. The question is find the ratio in which B divides AC. अच्छा बताओ, सेक्शन फॉर्मूला में वैसे ये 12th का क्वेश्चन है, केवल एक इसमें क्या है किया एक्स्ट्रा, Z आया है, और तो कुछ है नहीं, वरना 12th का क्वेश्चन है। कर लोगे? कैसे? सेक्शन फॉर्मूला से M/N क्या मानोगे? Mn मानने से हो जाएगा कि K/1 मानते हैं? 2 वेरिएबल हो जाते हैं फिर उससे, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसको, जो फॉर्मूला जो है वो क्या है? इट इज mx2 plus nx1 upon m plus n. So it looks like there are two variables, है ना? But this is not the case. Effectively you are having only one variable. Just divide by n. और given क्या होता है कि some point is dividing in m is to n ratio. Basically m is to n का मतलब क्या है? m by n by 1. समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो इफेक्टिवली यू जस्ट हैव वन वेरिएबल। तो जब भी ऐसे सॉल्व करना आएगा तो यू विल स्टार्ट विद K/1, ठीक है? वरना ढूंढते रहोगे एक वेरिएबल एक्स्ट्रा, या थोड़ा सा दिक्कत आएगा। हाँ, करके देखो 1:2 आ रहा है कि नहीं है, एक बार करके देखो, बस आ रहा है ना? और नीचे वाले का बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस तुम लोग को वार्म अप के लिए करा रहा हूँ। Find the ratio in which the coordinate planes divide the line joining the point this and this. Coordinates planes. -2, 4, 7, and 3, -5, and 8. How will you solve this question? You are given 2 points. हाँ, सही, 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 सही।
हमें बेसिकली निकालना क्या है, k:1, ये तो निकालना, फाइंड द रेशियो इन विच डिवाइड k:1। अच्छा, एक्स वाई प्लेन पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, z=0। तो इफ c इज द पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, एज्यूमिंग कि c डिवाइड्स a एंड b इन द रेशियो k:1। ठीक है, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, z का होगा ना 8k, 8k के बाद +7/k+1 और z ही तो है ना केवल ये। और इसको कितना करना है, क्या करना है, 0, k कितना आया, -7/8। इसमें 3 आ रहा है वैसे, कुछ कैलकुलेशन गलत किया है क्या, -2, अच्छा -3/8 आ रहा है, करेक्शन करो फटाक से वहां पे। माइनस का मतलब क्या है, एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है, सी यहाँ ना लाई करके सी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ए बी बाहर होगा, सी विल लाई आउटसाइड, ए बी के बाहर होगा कहीं पे, ठीक है। तो की पॉइंट क्या था, हमें भाई एक कंडीशन चाहिए के निकालने के लिए, एक कंडीशन चाहिए, तो बस इसमें क्या दिया था, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब z=0। ऐसे अगर वाई जेड के लिए सॉल्व करना होगा तो वी विल पुट द एक्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे घुमा के भी जो देखो पकड़ लोगे ना नेक्स्ट टाइम से। चले नेक्स्ट टॉपिक पे, रिवीजन सही हो रहा है, फील आ रहा है, पुरानी कुछ यादें वापस आ रही हैं, ये यादें ही चल रहा है, अभी तो सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। चलो अब ये सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यों चाहिए होता है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, पॉइंट को लोकेट करने के लिए। हम लोग अभी इतनी देर से बात कर रहे हैं कि एक्स वाई जेड है, ये कोऑर्डिनेट्स है, वो कोऑर्डिनेट्स है, बट कुछ चाहिए ना रेफरेंस, तो वो रेफरेंस के लिए ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है जो हम लोग यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, ये सब। तो वही थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, फील ले लेना, क्योंकि मैंने पिछले बैच में नोटिस किया है कि तुम लोग आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हो, और फिर जब इसका एप्लीकेशन होता है ना, फिर वहां गलती करते हो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों चाहिए, और क्या फायदा है किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करने का, ये अच्छे से समझ लेना। रीजन क्या है, किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करने से बहुत आसान हो सकता है, और किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सॉल्व करना कैन बी इक्वली डिफिकल्ट। हाँ, और नहीं भी आगे, सही बात है, होगा भी नहीं, फंस जाओगे, ठीक है। शुरू करते हैं। व्हाई नीडेड टू लोकेट अ पॉइंट, वेरी सिंपल, रेफरेंस लाइन इन 2 डायमेंशनल में 2 इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, वो अपना रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। 3D में एक डायमेंशन और बढ़ गई तो एक लाइन और लेनी पड़ेगी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन देखो, इसको क्या माने, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। अच्छा, बुक्स में स्पेशली इन इंडियन ऑथर ये एक्स वाई जेड में बहुत झोल करते हैं, है ना, तो उस झोल का ध्यान रखना है। वो इधर अपने मन से x लिख देंगे ऐसे, x और इसको y, तो गलत हो जाता है वो, ठीक है। क्यों, क्रॉस प्रोडक्ट वाला ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि x क्रॉस y शुड बी इन z डायरेक्शन, ठीक है। अब वो बुक में आ जाता है आंसर, वो टेक्निकली हमें साउंड रहना है जहाँ जितना पॉसिबल हो, ठीक है। तो हम जब भी होगा तो ऐसे ही मानेंगे। तो लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P इन 3D, ये दिस इज O, अब मुझे बताओ फटाफट, if the coordinates of P are x y z,
तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस और दिस लेंथ? इज जेड ना? दिखना शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायग्राम बना पा रहा हूँ? क्योंकि मेरी भी हिलती है इसमें 3D में डायग्राम बनाने में। ठीक है? तो नहीं समझ में आया तो बता देना, दोबारा ट्राई करेंगे। अभी तो लाइन से तो मैं ही बना रहा हूँ, अभी स्फीयर बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है? दिस इज जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स क्या है? क्या लिया हमने? सीधा नीचे उतरा। जेड को डिक्रीज किया है, केवल नीचे आ गया। ठीक है? प्रोजेक्शन लिया एक्स वाई प्लेन पे। कोई अभी हवा में अटका हुआ था, जस्ट नीचे गए, इधर पे आए, यहाँ पे आ गए। कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? एक्स वाई 0। अब बताओ ये क्या है? एक्स। ये क्या है? ढंग से देखो, तुरंत मैं उल्लू बनाता हूँ। हैं? हाँ, कहानी याद आ गई। मतलब तुम लोग ऐसे छोटे बच्चे से बिहेव किया तुम लोगों ने। छोटा बच्चा होता है, उससे कोई पूछो कि तुमको पापा पसंद है कि मम्मी, तो बोलेगा मम्मी। कोई क्वेश्चन घुमा दो, तुमको मम्मी पसंद है कि पापा, बोलेगा पापा। क्यों? उसको बाद वाला याद रहता है, पहले वाला भूल गया। बाद में तुमने पापा बोला तो पापा बोलेगा, बाद में मम्मी बोला तो मम्मी बोलेगा। तो पैटर्न में नहीं बोलना है, सोच के बोलना है। ठीक है? तो ये एक्स, एक्स, ये वाई, ये वाई। ठीक है? ओपी। ये तो अपना एकदम सिंपल वाला केस हो गया। तो ये ओरिएंटेशन याद आ गया। अब क्वेश्चन 1, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 5? क्या होगा? व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 5? एक्स इक्वल टू 5। खत्म। एक ही तो कंडीशन तुमको दी गई जो तुम्हें फॉलो करना है। क्या? एक्स इक्वल टू 5 हो गया लोकस। क्या है ये? प्लेन ही है। और नहीं समझ में आ रहा, आगे समझ में आ जाएगा, प्लेन पे पूरी महारत हासिल करेंगे अभी। ठीक है? एक्स इक्वल टू 5 बस। दूसरा, सेकंड, whose x coordinate is 3 and y coordinate is 4। अब बताओ क्या लोकस है? वेरी गुड। हाँ, अगर 2D में रहेंगे तो कुछ लोकस ही नहीं बन पाएगा, वी विल गेट ओनली अ पॉइंट। और 3D में रहेगा तो लाइन। ठीक है? ऐसे ही सोच लो। लेट्स से दिस इज आवर एक्स वाई प्लेन, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। क्या दिया है उसने? कि लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 4। उसने दो बातें तो फिक्स कर दी हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी हमारे पास, एक्स में भी पॉइंट भाग सकता था, वाई में भी भाग सकता था, जेड में भी भाग सकता था, राइट? दो तो हाँ हाँ हाँ। क्यों? लाइन बनेगी। दो दो बातों से बता सकता हूँ लाइन बनेगी। एक तो बस फील करके, पहले तुम एक्स इक्वल टू 3 पे गए, 4 पे भी गए, अब खड़े हो। अब क्या किया जाए? लोकस बनाना है, मूव करना है। मूव करने के लिए तुम फ्रीडम देखते हो कि तुम्हारे पास फ्रीडम है। उस बकरी के पास फ्रीडम देखी थी ना उसने, उसके पास फ्रीडम थी तभी तो वो अंदर आई थी। ठीक है? अब तुम्हारे पास क्या फ्रीडम है? यू कैन नॉट मूव इनवर्ड और आउटवर्ड। तुम केवल ऊपर और नीचे जा सकते हो, केवल लाइन ही बनेगी। ठीक है? दूसरा लॉजिक, you have to maintain this position, क्या है? x equal to 3 है, sorry, you have to maintain this condition as well as this condition. hmm? What is this? x equal to 3 इन जनरल प्लेन है। वैसे आगे आएगा, अगर इतना भी नहीं पता है आगे आएगा प्लेन का। ठीक है? तो घबराना नहीं है अभी भी। और ये क्या है? प्लेन। दो प्लेन इंटरसेक्ट होते तो क्या देते हैं? लाइन। दो प्लेन लाइन। ठीक है? तो ये है, तो क्या होगा? फील आ रही है लोकस की? अब गए और फिर देखा क्या फ्रीडम है मेरे पास, अपने आप दिमाग तुम्हारा जवाब देगा। ठीक है? अब ये तो बहुत इजी पीजी वाला था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, बचपन से इसी में काम कर रहे हैं, रूम में भी दिखा देते थे आराम से, ये एक्स ये वाई ये जेड। अब आया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल, देखो ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? कैलकुलस में
जब आएगा ना सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करो, ये सब बवाल यूज करो, तो वहां पे काम आएगा। ठीक है, दूसरी यूटिलिटी आएगी इन वेक्टर्स, वहां पे भी बहुत आएगा। फिर फ्लूइड में भी आता है, डायनेमिक्स वगैरह में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फील ऑफ दिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की मीनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, इन कार्टेशियन हाउ मेनी वेरिएबल्स वर नीडेड टू स्पेसिफाई अ पोजीशन और लोकेशन? 3, x, y, z। सिलेंड्रिकल में कितना चाहिए? 3 ही चाहिए होंगे, वेरिएबल थोड़ी ना कम हो जाएंगे। ठीक है, 3 ही चाहिए अभी भी। अब वो कौन कौन से लेते हैं? रो, पाई एंड जेड। ओरिजिन अपनी वही की वही है, दिस इज सम पॉइंट पी। ठीक, अब हम कह रहे हैं इन कार्टेशियन इसके कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड, यू नो द मीनिंग ऑफ एक्स वाई जेड। इन सिलेंड्रिकल सिस्टम इसके कोऑर्डिनेट्स हैं रो, पाई, जेड। रो क्या होता है? कितने रेडियस के सिलेंडर पे वो फंसने वाला है। ऐसे देखो, पॉइंट को लोकेट तुम कितनी तरीके से कर सकते हो। मान लो एक पॉइंट पी था, स्पेस में अटका हुआ था, इस तक तुम कैसे पहुंचते हो? एक्स, वाई, जेड, या ऐसे करो, इसको जेड मान लो, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये यहाँ के अटका हुआ है हवा में है, कैसे चलेंगे? लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 4 3 3 4 5, इस तक पहुंचना है। 3 यूनिट चले एक्स में, वाई में चले, फिर जेड में चले, पहुंच गए पॉइंट पे। अब वापस से सोचो, कोई एक पॉइंट है स्पेस में, ठीक, पहले हमने क्या किया, उसको एक सिलेंडर पे लाई कराया, पॉइंट यहाँ था, पॉइंट यहाँ था। ठीक, तो अभी वो पॉइंट जो है ना, इस सिलेंडर की सरफेस पे लाई कर गया है। ठीक है, अब तो ये रो बता दिया कि इस रेडियस के सर्किल पे वो लाई करने वाला है, इस रेडियस के सिलेंडर पे दैट पॉइंट विल लाई। ठीक, अब पाई क्या है? यस, पाई है एंगल, कि कितने एंगल पे वो पॉइंट मिलने वाला है। अच्छा, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर और फाई इक्वल टू लेट्स से 30 डिग्री। फाई, एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर दो, फाई इक्वल टू 30 डिग्री क्या लोकस होगा? रो इक्वल टू 3 का लोकस क्या है? नहीं, पहला क्वेश्चन ये था कि रो इक्वल टू 3, रो क्या है? रेडियस ऑफ सम सिलेंडर, उस सिलेंडर का सेंटर क्या है? सिलेंडर तो कुछ नहीं है, एक्सिस होती है उसकी, तो एक्सिस जेड मान रखी है। ठीक है, तो रो पता है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाई क्या है? एंगल, जेड क्या है? हाइट। रो इक्वल टू 2 मान लो, क्या लोकस बनाएगा रो इक्वल टू 2? सिंपल सिलेंडर जिसका रेडियस कितना होने वाला है? 2। फाई इक्वल टू 30, इसका लोकस क्या बनने वाला है? सिर्फ मैं एक पूछ रहा हूं, फाई इक्वल टू 30, प्लेन भाई, प्लेन। फाई इक्वल टू 30 क्या बनने वाला है? प्लेन। अब दोनों को कंबाइन करो, प्लेन और सिलेंडर, क्या लोकस बनने वाला है? ये वाली लाइन बनेगी, सिलेंडर ये गया, प्लेन ने कट मारा, कॉमन, कॉमन क्या बना? लाइन। तो सोचो अब,
पहले हमने उस पॉइंट को रो पे फंसाया, ठीक है, पॉइंट यहाँ था, r इक्वल टू से फंसा लिया, फिर हमने उसके एंगल पे लेके आए, ठीक है, तो अब वो पॉइंट लाइन पे आ चुका है। पहले द पॉइंट वाज ऑन किसी एक पूरे हाइट पे था, अभी हाइट भी मत बोलो, अभी ऐसे ही देखो, बस सिलेंडर पे पहले फंसाया उसको, फिर एक लाइन पे इसको लोकेट कर लिया है कि इस लाइन पे है। अब कट z इक्वल टू 5 मान लो, यूनिकली लोकेट हो गया पॉइंट, फिर आई सिलेंडर प्लेन, तो लाइन मिली, लाइन पे फिर एक और कट, तो जैसे उसमें 3 चाहिए थे वेरिएबल, इसमें भी 3 जरूरत पड़ी। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया, रो का मीनिंग क्या है, फाई का मीनिंग क्या है, जेड का मीनिंग क्या है। जेड का पुराना वाला ही मीनिंग है, रो का बस चेंज हुआ, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाई, एंगल, ठीक है। अब जो इसमें मैंने कन्वर्जन के फॉर्मूले लिखे हैं, उनको जरा फील लो और मुझे बताओ कि सही है कि नहीं। हम्म, हाँ हाँ, वहीं से मूव करेगा, अभी उसकी रेंज भी लिखेंगे। इसमें ही गलत भी लिखा है शायद, ये वाई बाई जेड नहीं होगा, ये वाई बाई एक्स होगा ना, वाई बाई एक्स होगा। हम्म, अच्छा, तो अगर हम आपसे पूछें कि देयर इज अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, ठीक है, इन कार्टेशियन सिस्टम, और आर फाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स इन सिलेंड्रिकल सिस्टम, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड एंड रो फाई जेड। जेड में तो कुछ चक्कर है ही नहीं, जेड जो पुराना था वही अभी भी है, जेड में तो कोई चक्कर ही नहीं है। व्हाट अबाउट एक्स वाई एंड रो। यस, इक्वल टू रो स्क्वायर, फाई क्या होगा, एंगल कितना है, टेन फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स। हाँ, अब इसका ना जो मैंने डायग्राम बनाया ना, उसको अच्छे से फील ले लो। वो जो आर लिखा हुआ है वो रो मानो चाहे आर मानो, मेरी आदत रो की पड़ी हुई है क्योंकि कॉलेज में रो रो था पूरा, यहाँ पे आर बता देते हैं, ठीक है। फील आ रही है, देखो डायग्राम अच्छा है वो, इसको बैठा लेना है। कोई पॉइंट पी था, वो रेडियस पे फंसा पहले, रो की रेडियस पे, फिर फाई एंगल से मूव किए और फिर z इक्वल टू समथिंग पे रुक गए, ठीक है। अच्छा, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ आर, आर कहां से कहां वेरी कर सकता है, 0 से इन्फिनिटी, कितना भी दूर हो सकता है पॉइंट तो, ठीक है। फाई की रेंज क्या हो सकती है, व्हाट कैन बी द रेंज ऑफ फाई, 0 से 2 पाई, पूरा सर्किल ले सकता है, गुड। जेड पुराना वाला ही है, विल वेरी फ्रॉम -z टू, खत्म, ठीक है। तो सिलेंडर वाला इज डन। अभी नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। फाई किन दोनों के बीच में होगा, फाई, रुक जाओ शायद ना हो, वाई बाई जेड ना हो के फाई का एंगल होगा, मान लो ये है एक्स, ये है वाई, ये एंगल होगा ये, हाँ सही है, यही होगा, वाई बाई वही होगा, वाई बाई एक्स ही होगा। हम्म, 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 एक्स वाई प्लेन में ही होगा मतलब, एंगल से ड्रॉप करोगे ना नीचे, पॉइंट कोई हवा में है, उसका जस्ट प्रोजेक्शन लो एक्स वाई पे, हाँ प्रोजेक्शन के, अब आराम से एंगल देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है इसमें, उससे तुरंत हो जाएगा, फील आ जाएगी, ठीक है। लेकिन उस क्वेश्चन में एक्चुअली दोनों पार्ट हैं, इसलिए स्फेरिकल भी कर लेते हैं पहले। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ पे थे, रो फाई जेड, सिलिंड्रिकल स्फेरिकल में क्या होगा, आर फाई, आर थीटा फाई,
नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज, ज्यादा लोड तो नहीं हो रहा है कि भाई साहब ज्यादा कुछ आने लगा है, अभी तो घबराहट नहीं हुई ना। हाँ, घबराना इसलिए नहीं है, देखो कई बार मेरे से पढ़ने वाले घबरा भी जाते हैं, ठीक है। जब भी घबराहट हो ना, तो मोटिवेट होने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना है, वो तुमको हलवा लगेंगे, ठीक है, तुरंत मोटिवेट हो जाओगे। तुमको सपना वो दिखाया ना पेज नंबर 1 पे 350, तो वो सपना है, थोड़ा पेन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 300 ही टारगेट है, तो बस थ्योरी देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लो, उतने में ही हो जाएगा अगर सिंसियर रहोगे। लेकिन अगर टॉप में टारगेट करना है, तो पेन लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ये मैं अभी से वार्न किए दे रहा हूँ। 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पेन देते हैं कई बारी, 10 और 15 मार्क्स वाले हो जाते हैं, 20 मार्क्स वाले पेन देते हैं। तो मुझे इस पेन के लिए भी तुम्हें तैयार करना है, वरना मेरे लिए बहुत आसान है, इजी इजी करके निकल के जाना है, ठीक है। वो मेरा पर्पस नहीं है, घबराना नहीं है, बस जब भी घबराहट हो PYQ लगा लेना, ठीक है, तो घबराहट नहीं होगी। तो नेक्स्ट अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कितने पैरामीटर्स वी विल नीड, एज यूजुअल 3 पैरामीटर्स होना कम हो जाएंगे, कोई भी सिस्टम तुम यूज करो। इसमें क्या है, r थीटा फाई। अब इसमें r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। थीटा क्या है, ये मान लो पॉइंट है P, और इससे कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम r थीटा फाई, ठीक है, हवा में ये। दिस इज r OP, this is x, this is y and this is z। अब मुझे बताओ व्हाट इज r, इसमें बताओ डायग्राम में व्हाट इज r OP, राइट, दिस इज r। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन z axis and OP, दिस इज थीटा, ठीक। अब व्हाट इज फाई, पहले तो थोड़ा जमीन पे आओ, जमीन बोले तो XY प्लेन, ठीक है, और जो अपना पुराना वाला था ना फाई, वही है, ठीक है। अच्छा, तो मान लीजिए यही कोऑर्डिनेट्स XYZ थे। अब अगर इनकी वैल्यूज पूछें आपस में, ज्योमेट्री क्लियर होगी पूरी। R क्या है, O और पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ, ठीक है। थीटा क्या है, Z और उस लाइन में एंगल। फाई क्या है, पुराना वाला ही, नीचे आओ एंगल देखो, ठीक। अब मुझे बताओ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन XYZ एंड R थीटा फाई। लेट्स से R की बात करें, R कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, z कितना होगा, जितने भी इजी रिलेशन है वो बताते हो। z, z तो है ही नहीं ना, z तो अब कहाँ है, z तो है बट इसमें बताओ, ये, हाँ, इसमें नहीं है, बट मैं रिलेशन पूछ रहा हूँ r थीटा फाई और x y z में। z की वैल्यू r थीटा फाई के टर्म्स में क्या होगी, देख के बताओ ना, सारे एंगल सामने है तुम्हारे, लेंथ तुम्हारे सामने है, r cos थीटा नहीं दिख रही है, r cos थीटा नहीं दिख रही है, दिख रही, अब दिखना शुरू हुआ कम से कम कि नहीं हुआ, हवा में अटका हुआ है, प्रोजेक्शन हुआ ना, प्रोजेक्शन cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर, ये सब पुराना वाला ज्ञान है, नहीं याद है, थीटा
ये कितना है, r cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर लेंथ कितनी हो जाती है, r sin थीटा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, r cos थीटा। अच्छा, तो r sin थीटा कितना होगा इस डायग्राम में, कहाँ पे r sin थीटा, ये है कि नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा मत सोचना कि परपेंडिकुलर नहीं है। r cos थीटा z पे आया, और उसके परपेंडिकुलर जस्ट नीचे ये लेंथ, ये लेंथ बेसिकली ये और ये है, इस टाइप से। अगर p यहाँ पे है, लेट्स से p यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे कॉमन लिए, प्रोजेक्शन नीचे, ऊपर नीचे, तो ये लाइन थी ऐसे, प्रोजेक्शन नीचे, ये सरफेस एक्चुअली यूं है। फील आई कि दिस लेंथ इज, अगर ये r cos थीटा तो तुरंत उसके अपोजिट r sin थीटा। ठीक, अब बताओ x कितना होगा, सोच के, हाँ अब सही है, बताओ व्हाट विल बी x कोऑर्डिनेट्स। यस, z वाज r cos थीटा, x विल बी sin थीटा पे पहुंच चुके हैं, वापस आओ, cos लो, r sin थीटा cos फाई, और अगर x cos फाई है तो y क्या होगा, sin फाई, गेम ओवर। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री आप भूलोगे तो नहीं, ऐसे इमेजिन करो कि r पे खड़े हैं, खट से जेड पे प्रोजेक्शन लिया, r cos थीटा, बचा हुआ नीचे आया, अब नीचे में x पे गया तो वापस y पे बचा हुआ। ठीक है, दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखो समझ में आ रहा है। क्या 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 क्या, हाँ हाँ हाँ, ये r cos थीटा, ये हाँ, y एक्सिस वाला sin थीटा होगा, y एक्सिस तो उस पे आएगी ही नहीं ना, y एक्सिस पे गिरेगा ही नहीं, तुमको वो क्यों लग रहा है कि यहाँ गिरेगा, वो 3D में है भाई, वो 3D में है। कहाँ पे, r cos थीटा, r sin थीटा, इसको ऐसे रोटेट कर लो डायग्राम को, अब ये कहानी है, इस डायग्राम को रोटेट कर लो, r cos थीटा उधर गया, r sin थीटा नीचे, r cos थीटा नीचे आया, इसमें वैसे उल्टा बनाया, इसमें चाहे तो ऊपर ले लो इसको, थीटा, अब सही हो जाएगा, r cos थीटा ऊपर और r sin थीटा नीचे है, आप बोलो, अब इसको बस घुमा लो, घुमा हुआ डायग्राम बना हुआ है, cos sin, और फिर ये अब यहाँ पे आ चुका है, अब पुराना लॉजिक लगा दो, एक्स वाई प्लेन में ही हो तुम, cos अपनी तरफ खींचना है तो cos लेना है, परपेंडिकुलर बचा हुआ उधर चला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये लेंथ कितनी थी r, और इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक, ये लेंथ कितनी है, यस, क्योंकि अगर ऐसे देखो एक्स वाई जेड, ये था क्या बेसिकली, प्रोजेक्शन तो था, हमने खाली नीचे ही तो उतर के आए थे, केवल z को ही तो रिड्यूस किया था, प्रोजेक्शन होता तो यही होता है कि उसी डायमेंशन को कम करके नीचे आ जा, ये, ठीक है, एक्स वाई एंड जीरो, तो ये लेंथ कितना हुआ, एक्स वाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, तो अब मुझे बताओ टेन फाई कितना होगा, टेन फाई ये कौन सा लिखा हुआ फॉर्मूला इसमें, टेन थीटा लिखा हुआ है, टेन फाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो पुराने वाला ही हो जाएगा, टेन थीटा से तो मतलब नहीं है, टेन थीटा पे चलो ठीक है, चलो अब क्वेश्चन कर लो, बस सही ज्योमेट्री समझ में आ गई ना, एंगल अब निकालना, अब क्वेश्चन देखो जरा, वी आर गिवन अ पॉइंट 1 2
हाँ, थीटा और फाई में वही इस क्वेश्चन से पूरा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लो, ऐसे हवा में क्या बोले, डेटा के साथ करेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, ट्रांसफॉर्म द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 ऑफ अ पॉइंट इनटू स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, 1 2 3। ठीक है, तो पहले अभी सामने स्फेरिकली ही है, तो स्फेरिकल के ही निकाल लो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालने का मतलब क्या है कि वी हैव टू फाइंड आउट आर थीटा एंड फाई। तो आर क्या होगा, आर निकला है जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब थीटा कैसे निकलेगा, हाँ टेन थीटा देखना चाहोगे या कुछ और, अगर टेन थीटा बोले तो फिर तो सीधे उल्टा और ये देखना पड़ेगा, ये कितना है, ये कितना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वो कितना है, लेंथ लेना है जेड। वरना और कोई देख सकते हो, और कोई फॉर्मूला भी ज्योमेट्री लगा सकते हो, ये भी तो यूज कर सकते हो। हाँ, तो इसमें कौन सा है, टेन थीटा वाला ये लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड, ये भी ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, टेन फाइव तो डायरेक्ट ही हो गया, वो तो वाई बाई एक्स ही होता है। ठीक है, तो पूरा क्लियर है। अब सिलेंडर पे देखो, आर फाइव जेड निकालना है, आर मतलब रो। ठीक है, रो की इक्वल टू, पीछे आ जाओ, यही था, बनाया भी था अपन ने कि नहीं बनाया था, नहीं बनाया था, ऐसे रफली बना लो कुछ भी। मुश्किल ही पड़ेगा बनाना तो। अपने डायग्राम में ही देख लो चाहे तो, जो ऊपर बना हुआ है उससे देख के वेरीफाई करो। पॉइंट इज 1 2 3, रो की वैल्यू कितनी होगी, याद है पुराना वाला ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत। और फाइव वही वैल्यू है, फाइव तो दोनों डेफिनेशन में सेम है, चाहे सिलेंड्रिकल हो और स्फेरिकल हो, दोनों में ही सेम था। ठीक है, और जेड का कोई मतलब नहीं है, जेड तो जेड ही है, या कुछ और निकालना था, हाँ ठीक है, क्लियर। वैसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस ज्योमेट्री बेस पे आएगा, फीलिंग पे, कैलकुलस वगैरह में। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बस प्रैक्टिस के लिए था। हाँ हाँ, तो इसमें कैसे देखना है, मान लो किसी पॉइंट को लोकेट करना है इन थ्री डी, है ना, आर थीटा फाई है अपने पास, आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, स्फीयर। तो अभी हम अपना पॉइंट मान लो आर इक्वल टू थ्री पे है, लेट से, ठीक है। अब आर इक्वल टू थ्री पे है, तो उसको पहले हमने स्फीयर में कवर कर लिया, ठीक है। अब अपना जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन द स्फीयर, ठीक है। अब दूसरी डायमेंशन है वो फिक्स करो, क्या, थीटा इक्वल टू लेट से 30 डिग्री है, व्हाट विल द लोकस ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू 30, सोच के बताना, व्हाट विल बी द लोकस ऑफ थीटा इक्वल टू 30, है, दोनों को एक साथ मत लो, अगर एक साथ लोगे तो सेमी सर्किल तो नहीं, सर्किल ही बन जाएगा वो, कोन वैसे बेसिकली, क्योंकि वो कोन बनेगा। ठीक है, उस पॉइंट को ऐसे मूव करना है कि वो, यस, तो वो क्या बनेगा, कोन। अच्छा, अब दोनों को क्लब करो, दैट पॉइंट वाज लाइंग ऑन द स्फीयर,
अब उसको हमने एक कोन से भी कट किया, अभी बताओ वो कहाँ पे फंसा? एक सर्किल पे फंसा, ठीक है? पहले पूरी सरफेस पे था, फिर उसको हमने कोन से काटा, कैप से निकल के आ गई, तो अभी वो इस पे पहुंच गया है। अब तीसरी डायमेंशन ही फिक्स करो, आर थीटा फाई, फाई अपना पुराना वाला प्लेन ही चल रहा है, मिलेगा? मिल गया ना एक पॉइंट? फील आ गई? आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, थीटा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है? अब दिक्कत तो नहीं आएगी? चलो, वैसे इस सब की इतनी जरूरत नहीं है, वो तो मैं फील करा रहा था। किसमें? हाँ, इसमें रेंज बताओ, इसमें व्हाट विल द रेंज ऑफ थीटा? सोच के बताना। थोड़ा और सोच लो। थीटा कितनी वैल्यू ले सकता है? वेरी गुड, 0 से पाई लेगा। थीटा विल टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 टू पाई। सोचो ना भाई, इधर से मिनिमम थीटा कितना हो सकता है? 0। थोड़ा सा बढ़ाओ कोण, और बढ़ाते जाओ, पाई पे क्या आएगा? एक्स वाई प्लेन पे आया, अब नीचे भी तो घुसेगा वो, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? पूरा सीधा ही हो जाए। तो 0 टू पाई, थीटा का वेरिएशन विल बी फ्रॉम 0 टू पाई। व्हाट अबाउट फाई? फाई अपना पुराना वाला ही है पूरा, फिर उसे 2 पाई, और बचा कौन सा? बस यही थे। आर तो 0 से इन्फिनिटी है, रेडियस है, डिस्टेंस है, ठीक है? दिक्कत तो नहीं है कोई? ये वैसे इलेक्ट्रिकल में बहुत किया हुआ है, घर पे स्टार्टिंग में जो करते हैं। चलो, अब ठीक है, तो ये तो मैंने करा दिया, इमेजिन द लोकस स्फीयर सिलिंड्रिकल वाला, एक पॉइंट वाला करा दिया है। अच्छा, ये लोकस वाला कर लोगे क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट? हाँ हाँ, बताइए। यस, सब कुछ पॉजिटिव से चल रहा है, फाई पुराना वाला ही फाई है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ, प्रोडक्शन वाला लेना वहीं से है, इधर से ही मेजरमेंट होगा उसका, ठीक है? हाँ, वो पुराना वाला ही है, क्योंकि वो देखो ऐसे घूम सकता है, यहाँ से मेजरमेंट शुरू हुआ उसका, मैक्सिमम पीछे जाके पूरा वापस यहाँ तक आ सकता है, पूरा सर्किल घूमेगा, ठीक है? तो फाई अपना 0 से 2 पाई, पहले भी वही था, तो बस। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इज दिस, दोनों इक्वल करना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है? ये कुछ बच्चों वाला है। अब जो डाउट था एक छोटा सा, एक को शायद आया था बीच में, एंगल बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस का तो मतलब समझ में आता है, अगर वो, इफ दोज लाइंस आर प्लेनर, अगर दो लाइंस प्लेनर है तो एंगल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, एक्सटेंड कर दो जहां पे कट करेंगी। प्लेनर में दो सिनेरियो अराइज करते हैं, या तो भी लाइंस विल बी पैरेलल और इंटरसेक्टिंग, अगर दो लाइन प्लेन में है तो मुलाकात तो होगी ही, ठीक है? एक प्लेन में हो तो मुलाकात तो होगी, 3D में हो जाए तो दिक्कत है, तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, कभी मुलाकात नहीं हो, देख के निकल जाएंगे बस, ठीक है? तो बट फिर भी एंगल एंगल जो है ना डिफाइन होता है, अगर नॉन कोप्लेनर लाइंस भी हैं, स्टिल एंगल इज डिफाइंड। कैसे? वो देखो, वो लिखा हुआ है कि लेट्स से ए बी एंड सी डी आर टू नॉन कोप्लेनर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब कि इस तरह के हैं, ठीक है? इस तरह से कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? देन व्हाट्स द एंगल बिटवीन दीज टू? डायग्राम में बना हुआ है सी डी और ए बी, तो फिर इनके बीच में एंगल कैसे डिफाइन करते हैं? तरीका वही है, ओरिजिन पे जाओ, एक ओरिजिन पे जाके खड़े हो जाओ, ठीक है? अब ये दो लाइन थी, लेट्स से ए बी सी डी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू ए बी, और यहीं से एक लाइन ड्रॉ करो विच इज पैरेलल टू सी डी। अब इनके बीच में जो एंगल है वही इन दो लाइंस के बीच में एंगल, ठीक है? दिस इज हाउ वी डिफाइन द एंगल बिटवीन टू नॉन कोप्लेनर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है? डेफिनेशन का पार्ट है ये, ठीक? अच्छा,
अब आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हैवी हो रहा है क्या? हाँ, हैवी हो रहा है क्या भाई? यार ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरे अंदर वो नहीं है कि जबरदस्ती खेलता रहूं। तो मजा आए जब तक पढ़ना चाहिए। बोलो कोई नहीं। डायरेक्शन कोसाइन क्या कॉन्सेप्ट है? याद करो 2D में क्या था? एंगल वाला कॉन्सेप्ट था। टेन थीटा डिफाइन किया था हमने। क्या था थीटा? एंगल जो लाइन बना रही थी विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही व्हेन लाइन इज इन थ्री डायमेंशन, उसके एंगल डिफाइंड होते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस एंड फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, उसी के कोसाइन को बोलते हैं क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नया टर्म है ये, डेफिनेशन देख लो बस। और ये एंगल जस्ट लाइक इन 2D, इसमें भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड से मेजर होंगे। ठीक है, तो कोई लाइन है 3D में, और वो कुछ एंगल एक्स वाई जेड से बना रही होगी, एक्स वाई एक्स एक्सिस से, कुछ वाई से, कुछ जेड से। तो जो एक्स से बना रही है, लेट्स से दैट एंगल इज अल्फा। वाई से बना रही है, लेट्स से दैट एंगल इज बीटा। और जेड से कितना बना रही है? अल्फा बीटा तो गामा ही बनाएगी है। ठीक है, इतना तो पैटर्न है, क्या करें, पैटर्न से मजबूर है हम भी। अल्फा बीटा है तो अगला क्या आता है? गामा ही। तो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही है अपने लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम आपको बताएं, जस्ट एक जनरल क्वेश्चन है ये, कि अ लाइन इज मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? क्या पॉसिबल है इस क्वेश्चन का आंसर करना? अगर हम आपको सिर्फ ये बताएं कि फलाना लाइन इज मेकिंग these angles from the x y and z axis, क्या आपको इतनी जानकारी से लाइन बता सकते हो? यस, दिस इज हाउ दे आर डिफाइंड। डेफिनेशन है, इसलिए बोला कि डेफिनेशन है ये, इसलिए बोला कि डेफिनेशन है ये। ठीक है, नहीं लॉजिक कुछ नहीं है, डेफिनेशन है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन इज कि अगर आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दें कि अ लाइन इज मेकिंग दिस अल्फा एंगल बीटा एंगल गामा एंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो क्या हम यूनिकली कोई एक लाइन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते ना, कि एंगल बनाया है, एंगल तो आप कांस्टेंट रख सकते हैं, मूव कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मतलब वी नीड वन मोर इन्फो टू फिक्स दिस लाइन। अभी लाइन मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है? किसी गिवन डायरेक्शन के पैरेलल। मैं आपको ये चीज इसलिए सिखा रहा हूँ कि कई बार क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाएगा कि कितने वेरिएबल्स हैं, क्या मुझे और कुछ इन्फो चाहिए थी। ठीक है, तो ऐसे सोचना शुरू करो कि लाइन के लिए क्या चाहिए। डायरेक्शन सिर्फ एक इन्फो हुआ, और लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए यू नीड टू इन्फो। ठीक है, तो ऐसे ही सोच सकते हो कि वी नीड वन मोर इन्फो। तो अगर कोई एक पॉइंट हो, केवल हम तुमको एक पॉइंट फिक्स कर दें, तो अभी लाइन क्या बनाएगी? अभी नाचती रहेगी वो ऐसे ऐसे करके। अब उसकी हम डायरेक्शन भी फिक्स कर दें, तो नाचना बंद, लाइन हो गई, यूनिक होगी लाइन। यही बात है। तो लाइन के लिए मतलब हमें क्या चाहिए? या तो कोई दो पॉइंट दे, दो पॉइंट फिक्स कर देंगे हवा में, तो भी लाइन फिक्स हो गई। नाच रही थी, लेकिन इट हैज टू पास फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो, फिक्स हो गई। नाच रही थी, इससे ही पास करना है, फिक्स हो गई, है ना? दूसरा एंगल था, घूम रही थी, बट स्मार्ट थी, पैरेलली घूम रही थी, क्योंकि एंगल उसको मेंटेन करना था। बता दिया कि भाई तुम घूमो कितना ही, बट तुमको यहाँ से पास होना है, फिर घूम ही नहीं पाएगी, फिक्स हो गई यूनिक लाइन। ठीक है, पॉइंट इज कि यू नीड टू इन्फो। इन्फो का मतलब या तो दो पॉइंट में वो इन्फॉर्मेशन हमें दे दे, या
या तो वो हमें पॉइंट में इन्फो दे दे या हमको एंगल और एक पॉइंट दे दे। ठीक है, तो चलो कहानी देखो आगे क्या है। एंगल हैव ट्राइड टू शो दीज एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। एंगल देख लो, ए बी कहीं और थी, एंगल दिखाने के लिए मैंने आई हैव ड्रॉन अनदर लाइन ओपी, कैसे, उसी के पैरेलल, एंड नाउ द एंगल मेड बाय दिस लाइन ओपी ही एंगल होंगे जो ए बी बना रही होगी। ऐसे ही तो हमने डिफाइन किए थे एंगल, दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का वाला फंडे से। ठीक है, तो कोई लाइन का बोले कि ए बी कितना एंगल बना रही है एक्स वाई जेड से, तो क्या पता इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, है ना। तो एंगल क्या मतलब, तो इसीलिए वो डेफिनेशन उसके पहले पड़ी थी कि दो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उनके एंगल डिफाइन कैसे होते हैं। तो कुछ नहीं, ओरिजिन पे गए, उस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, फिर उस लाइन का एंगल देख लिया। ठीक है, व्हाट द पॉइंट, अल्फा बीटा गामा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस। खत्म, क्लियर। चलो धीमे धीमे इस पे बहुत अभी रामायण होगी आगे जब स्ट्रेट लाइंस पढ़ेंगे, तो अभी बस टर्म से थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। ठीक है, टेंशन लेना, इससे बहुत होगा आगे। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा और कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस टर्म में याद रखो, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एल एम एन। ठीक है, तो हर बार वी विल नॉट बी राइटिंग cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, इंस्टेड विल राइट एल एम एन। ठीक है, कॉमन सेंस क्वेश्चन, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस का शॉर्ट फॉर्म डीसीज ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होंगे, एक्स एक्सिस से एक्सिस का एंगल कितना होगा, 0। अल्फा मतलब कितना है, 0। बीटा कितना है एक्स एक्सिस का, 90, एंड गामा कितना है। तो अब इसको डीसीज बताओ मुझे, cos 0, cos 90, cos 90, 1 0 0। वाई एक्सिस से कितना होगा, सिमेट्री से बता सकते हो, 0 1 0। जेड एक्सिस के डीसीज 0 0 1, याद रखना है, हो भी गए होंगे, इतना तो भारी भी नहीं था। ठीक है, तो ये नेचुरल है। ठीक है, चलो, हाँ, एक नोट लिखो, नोट जो नीचे स्पेस है ना वहां पे नोट लिखो। If O be the origin, if O be the origin and x, y, z the coordinates of a point P, and x, y, z the coordinates of a point P, then x equal to LR, y equal to MR, and z equal to NR, not NR. Where, continue करो, where L, M and R the direction cosines of OP and R is the length of OP. अब इस एक्सप्रेशन का ट्राई टू हैव फील कि है ऑब्वियस कि दिक्कत हो रही है, बताओ, सही है। ओपी का
एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा? आर कॉस, मान लो अगर अल्फा है ये, एक्स ही तो होगा, समझ गए? ओपी लाइन का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स लेंथ का होगा, तो ओपी कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स, वही लिखा हुआ है। कॉस अल्फा को वी आर राइटिंग एल, ओपी को वी आर राइटिंग आर, और एक्स अपना कोऑर्डिनेट। एक अपन ने ओरिजिन ले रखा है तो टेंशन नहीं है, वरना ये एक्स माइनस सम एक्स डैश होता। ठीक है, ओरिजिन है तो डायरेक्ट लिख पा रहे हैं। तो x इक्वल टू एल आर, एनी डाउट? या डाउट है तो l को कॉस अल्फा देखो, m को कॉस बीटा देखो, z को कॉस गामा देखो। ठीक है, ऑब्वियस है ये तीनों चीजें, ठीक है ना? अब ये बस छोटा सा नोट था याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन ए बी। आसान है कि नहीं है? अभी तुमको ये दिखा दिया ना, इसी तुरंत तुम तो लिख गया। ठीक है, सीधे कुछ नहीं, वैल्यू रख दो जनरल, ये जो सामने रखी हुई है इसी को रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये एक तरह का ऐसा रिजल्ट है विच इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, आज से याद रखना है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। बहुत सुंदर। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल विद द एक्सिस। हाँ, क्या सिग्मा 3 इंटू 1/√3 1 आया, 1/2? ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए था ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या 1/√2 लेने से सेटिस्फाई हो रही है? तो कैन दे बी कोसाइंस? 1/√3 होगा, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, इजी पीजी। चलो आगे करो। अबे वार्म अप है ये तो, लाइंस में तो धज्जियां उड़ेंगी। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? अब हम इसी चीज का एडवांटेज लेते हैं, जो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, इसी चीज का एडवांटेज लेके हम डीसीज की जगह डी आर डिफाइन करते हैं। क्यों, ये भी समझ में आ जाएगा अभी। अभी के लिए लेकिन पढ़ो डी आर्स हैं क्या। इफ, पढ़ो, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन, if a b c be three numbers proportional to the actual dc's of a given line, then they are called direction ratios। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे? एक्चुअल एंगल्स का कोसाइंस। ठीक है, रेशियोज क्या हुए? उस एलिमेंट के प्रोपोर्शनल कोई नंबर थे। ठीक है, उनको बोला हमने क्या? डायरेक्शन रेशियोज। इसकी वजह से हुआ क्या कि L बाई ए इक्वल टू M बाई बी इक्वल टू N बाई सी। इतना तो बाय डेफिनेशन वी हैव दिस रिलेशन। हमने डिफाइन किया ना अपनी तरफ से डायरेक्शन रेशियोज, कि भाई एक ऐसे नंबर्स जो इनके प्रोपोर्शनल रहे, बस उनको डीआरस बोलेंगे। ठीक है, कर सकते हैं, अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम, सुनते किसी की नहीं है। मान कर दिया हमारा। अब लगाओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कुछ भी, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको लिख सकते हो तुम जो लिखा हुआ है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सिमेट्री से नीचे वही। अब वो क्या बन गया? 1। तो इक्वल टू क्या बन गया ये? 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सही है अभी तक तो? अच्छा, इसका मतलब आई कैन राइट एल इक्वल टू ए बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम बाय सॉरी एम इक्वल टू b by square root of a square plus b square plus c square and n equal to
सिमेट्री से वही c बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. व्हाट इज द लर्निंग? कि if you are given drs even in place of lmn, we can find out the actual cosines. बस ये इससे लर्निंग है. ठीक है. कैसे? ए बी सी दिया जाए, एल निकालना है, a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर m इक्वल टू b बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड n इक्वल टू c बाई a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ठीक है. मतलब कि हमें डीसी दिए गए तो कोई बात ही नहीं है, वो तो एक्चुअल एंगल्स हैं. लेकिन अगर उस एक्चुअल एंगल के कोसाइन के बजाय इफ यू आर गिवन कोई नंबर्स जो उनके प्रोपोर्शनल थे, तो उनसे भी वी कैन फाइंड आउट द एक्चुअल एंगल्स. कैसे? ऐसे a बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर टक 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 टक. ठीक है. डेफिनेशन. कौन वाली? हाँ हाँ, ये तो वैल्यू पुट कर दो उसी में, अपने आप ही आर स्क्वायर एस को नीचे कट जाएगा, उसी से आगे. ठीक है. अगला क्वेश्चन. फाइंड द DCs of element of the two lines which are connected by these relation L, M, N and this. हो पाएगा? क्या दिया गया है? We are given two relation L minus 5M plus 3N equal to 0 and the second equation is 7L square plus 5M square minus 3N square equal to 0. यहाँ से we have to find out L, M and N. क्यों हो रही है तकलीफ? तकलीफ हो रही है क्या? क्यों तकलीफ हो रही है भाई? और क्या? एल तीन वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, बट इफेक्टिवली वी हैव थ्री इक्वेशंस यार. एक तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर होता ही है. जब वेरिएबल्स ज्यादा रहे, इक्वेशंस कम रहे, तो एट मैक्स क्या होता है? वी गेट मोर देन वन सोल्यूशन. यही तो होता है. एलिमेंट के केस में वो भी टेंशन लेनी है. क्यों? कि अगर हम उसके प्रोपोर्शनल नंबर भी निकाल ले गए, मतलब ए बी सी भी निकाल लिया, तो वहीं से वी कैन कैलकुलेट एलिमेंट. ठीक है. तो जो हो रहा है वो तो करो. मतलब L इक्वल टू 5M minus 3N, right? Put this value of L in this equation. अब भाई कैलकुलेशन तो आप ही करनी पड़ेगी, एग्जाम में तो तुम्हें बैठना है. 5M स्क्वायर माइनस 3N स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. होमोजेनियस इक्वेशन है लगभग लगभग. डिवाइड करो n स्क्वायर से, द होल इक्वेशन विल बी इन वन वेरिएबल ओनली, m by n. ठीक है. डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 7 5 m by n माइनस 3 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 m स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0. कल से जेब में रहना चाहिए. जेब में बोले तो बैग में. ठीक है. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना हैंडी होगा वो, और बहुत काम आता है वो कैलकुलेटर. और कैलकुलेटर तुम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, तो सिंपल उसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए मत यूज किया करो. ठीक है. क्यों नहीं अलाउड है यार? उसके बिना हम बैठे रहेंगे क्या? मतलब तो मैथ ऑप्शन इतना पढ़ना है, फिर कैसे भी तो अलाउ नहीं करो, जान ही ले लोगे हमारी तो. खूब अलाउड है. सिर्फ प्रोग्रामर अलाउड नहीं होता, ये अलाउड रहता है. ठीक है. हाँ, सब अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है.
तो इसको सॉल्व करो, इसको एक नया वेरिएबल मान लो, k और x जो भी मर्जी हो आपकी, x में क्वाड्रेटिक आएगी। कितना आया? m/n की वैल्यू निकालो यहाँ से। मान लो इसको x मान लो, x सॉल्व करो। जब तक क्लास में हो एकदम एक्टिव रहना है, ठीक है? मुझे बस 6 महीने तुम्हारे चाहिए। पेपर 1 में तुम पूरा सीख जाओगे। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। तुम पूरा सीख जाओगे। पूरा सीखने का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 250 यू विल इजीली अटेम्प्ट 230 240, ठीक है? बट फिर भी नंबर नहीं आता है कई बारी। पता है रीजन क्या है? देयर आर 2 रीजंस। पहला, थोड़ा सा उसमें स्किलिंग रिलेटिवली ज्यादा रहता है। दूसरा रीजन, फाइनल आंसर नहीं निकाल पाते हो तुम लोग। पूरा पता है, सॉल्व करनी क्वाड्रेटिक और क्या है इसमें, लेकिन प्लस का माइनस कर दोगे, कुछ का कुछ कर दोगे और गेम वहीं फंस जाएगा। तो पेपर 1 में थोड़ा सा गधा बन जाना है और करना है, ठीक है? करते जाना है, क्वेश्चन नहीं करना, धर्म है करना अपना। कुछ तो आया होगा ना, m/n, l की वैल्यू निकालो। कुछ आया नहीं आया भाई कि मुझे करना पड़ेगा? नहीं कर पा रहे क्वाड्रेटिक भी? इजी आया होगा यार, m/n की वैल्यू इजी आया होगी, ज्यादा टफ नहीं आया होगी। शायद 6 हाँ कोई दिक्कत नहीं है, वही बताओ m इक्वल टू कितना आया? 3m, n इक्वल टू m इक्वल टू 3n 4n। अच्छा, और l कितना आया? 12n एंड n। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ तो नहीं है कुछ, क्योंकि यहाँ से सीधा तुम लिख सकते हो ना, व्हाट वी वांट l इज टू m इज टू n। सारों को एक ही वेरिएबल में ले लो। यही आंसर है क्या? कंफर्म करो कोई। इतना टाइम ले रहे हो तुम कोडिंग करने में, फालतू में तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया, मैं कर लेता खुद अब तक। अच्छा, हाँ, 3m इक्वल टू 2n। 2m इक्वल टू n, हाँ दिस सीम्स राइट। ये 2m इक्वल टू n वाला तो मुझे लग रहा है सही है। बेस्ड ऑन दिस वैल्यू व्हाट इज l? चलो ठीक है, कुछ आ रहा होगा। तो व्हाट वी वांट l इज टू m इज टू n, ठीक है? तो पुट ऑल द वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल, सारे n के टर्म्स में लिख लो। मान लीजिए कि वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ n ओनली, या m में लिख लो, किसी में भी लिख लो। तो n को लेट से 2m लिख रहे हैं, सारे के सारे m के टर्म्स में लिखें। m तो m ही रहा, लेट से ये वैल्यू वैल्यू मान के चल रहे हैं, ठीक है? तो m तो m ही रहा, n की वैल्यू कितनी थी? 2m, और l कितना आया बताना है? कितना था अगर कैलकुलेट किया होगा तो? n इक्वल टू m रखो ना यहाँ पे, माइनस m। तो माइनस m, तो रेशियो कितना आया? -1:1:2। देखो आंसर वही है, यही करेक्ट है। अब ये क्या आया? दीज आर DRs बेसिकली। अब इसको अपने को क्या कन्वर्ट करना है? DCs में। वेरी इजी। यहाँ से व्हाट वी गॉट
ए इक्वल टू, देखो भाई अभी तुम लोगों को टेस्टिंग हो गया कैलकुलेशन का, इतने स्लो रहोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ से वी गॉट ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 1, यही करेक्ट आंसर है क्योंकि उसमें लिखा भी हुआ है ना आंसर, एंड सी इक्वल टू 2। यहाँ से बस एल इक्वल टू -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ टक टक टक, ठीक है 6, एम इक्वल टू ये। तो कोई टफ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा था ये। वो तो बस दिखाने के लिए, क्या पता ये भी सही हो, एक और एंगल आ सकता होगा, आ ही रहा होगा, क्वाड्रेटिक है ना तो रूट इक्वल तो है नहीं, एक और आ रहा होगा, मैं तो बस दिखाने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इजी केस लग रहा था, आंसर मुझे लग रहा है एक और आएगा कुछ, ये क्वाड्रेटिक बन रही ना m/n में, तो एक और रेशियो आना चाहिए कुछ और। तो फंडा वही है, एक और रेशियो जो आ रहा होगा, सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू जस्ट कन्वर्ट दैट वैल्यू इनटू सिंगल वेरिएबल, ताकि इट विल गेट कैंसल्ड, और फिर आराम से एबीसी आ गया, रेशियो आ गए तुम्हारे पास, यू कैन इमीडिएटली कन्वर्ट देम इनटू डीसीज, गेम ओवर। तो डीआर से डीसी निकालने में कोई तकलीफ, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, यही चीज को इम्प्रूव करना है। अभी यहाँ पे सोल्यूशन लिखा होता, यही तो करना है, करना ही क्या है, हो ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेस लो, करो। तो अभी मैं यहीं पे रुकता हूँ, पहली क्लास में ये आधे सी में घबरा जाओगे, ठीक है। तो मीट अगेन टुमारो, और फंडा वही है, क्लास से जाने के बाद जल्दी तो मेरे पास असाइनमेंट अभी है नहीं, वरना मैं उसमें टिक लगवाता हूँ कितने क्वेश्चन है, तो तुम अपने मन से देखना, ठीक है, कितने क्वेश्चन कर सकते हो अटेम्प्ट। चलो पढ़ो अच्छे से, और घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने के लिए मैं बैठा हूँ, तुम्हारी घबराहट मेरे हवाले है। किसका, इसका ईडी का अच्छा खासा है, कम से कम 50 नंबर 40 नंबर तो आराम से आता है। वेटेज एक्चुअली में बहुत स्मार्ट हो गया यूपीएससी, हाँ बहुत बैलेंस आने लगा, किसी किसी में 10-20 मार्क्स बढ़ सकता है, बट ओवरऑल सबका करीब 40-50 मार्क्स तो है ही है। ठीक है, और पेपर 1 में तो तुम्हें नहीं छोड़ना है एक भी क्वेश्चन, जो मैं बताऊंगा सिर्फ वही छोड़ना है, अगर मैं नहीं बोलना उसको नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है तुमको, इसका मतलब तुम सीख नहीं पा रहे हो, दिक्कत है कुछ, सीखना है उसको। ठीक है, चलो फिर, और कोई डाउट, कोई भी नेचुरल कोई तकलीफ, वो कोई मतलब शर्माने की बात नहीं है, खुल के बोलो। इसके लिए फॉरेस्ट के लिए अभी यार बाद में देखना, अभी तुम्हारा सीएससी टारगेट है, ये करो, जब इसका मेंस हो जाएगा ना, तब खाली जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पोर्शन है वो देख लेंगे। ठीक है, अभी नहीं कुछ कुछ, हाँ जो, अब देखो कई थोड़ा पोर्शन एक्स्ट्रा भी है उसमें, तो वो पढ़ना पड़ सकता है, जो टॉपिक कॉमन है उसमें तो पूरा 100%। ठीक है, हाँ हाँ। कौन वाला लास्ट, यही वाला, ये वाले में तो कुछ नहीं था यार, ये तो एल वी हैव टू इक्वेशंस। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशन थी ना, एक इक्वेशन क्या थी, एक इक्वेशन थी L-5m+3n = 0, और सेकंड इक्वेशन था 7L² + 5m² - 3n²। ठीक है, अगर तीन इक्वेशन होती, बेसिक सब्स्टिट्यूशन है, L इक्वल टू क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन विल गेट L इक्वल टू 5m - 3n, इस वैल्यू को विल पुट इन द सेकंड इक्वेशन, तो अपनी क्वाड्रेटिक हो जाएगी 7 L की जगह 5m - 3n का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5m² - 3n² इक्वल टू 0। अब इट लुक्स लाइक कि दो वेरिएबल की इक्वेशन है ये, बट देखो तो होमोजेनियस है, यहाँ पे भी m कुल मिला के 2 2 2 होमोजेनियस है, तो अगर तुम n² से डिवाइड कर दो, तो दिस होल इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन m/n। ठीक है, तो बस करो n² से डिवाइड, ये हो गया 5m/n - 3 का स्क्वायर प्लस 5m² - 3 इक्वल टू 0। मान लो लेट m/n इक्वल टू k, तो दिस विल बिकम
7 5k minus 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर minus 3 equal to 0. Just open the bracket. 7 25k square plus 9 30 plus 5k square minus 3 इतनी कुछ गड़बड़ हुआ है 30k ना। हाँ, अब इसको डायरेक्ट कैलसी में डालो, k की वैल्यू आएगी। हाँ हाँ, k इक्वल टू कितना आया 1/2 और 2/3। अब k था क्या m/n, तो बेसिकली m/n इक्वल टू 1/2 एंड m/n इक्वल टू 2/3। इसका मतलब 2m इक्वल टू n, दिस इज वन वैल्यू, एंड 3m इक्वल टू 2n। बस सारे के सारे वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही वेरिएबल में ले आओ, चाहे n में चाहे m में। यहां से n इक्वल टू 2m, सब कुछ का सब कुछ m में कन्वर्ट कर लो, तो n इक्वल टू 2m मिल गया। इस इक्वेशन में n इक्वल टू 2m रखो, l निकल के आ जाएगा, तो l की वैल्यू यू हैव इन m, n की वैल्यू भी यू हैव इन m। फाइनल इक्वेशन l इज टू m इज टू n इक्वल टू ये जो पहले लिख रखा था ऊपर। ठीक है, क्लियर हुआ अब? n स्क्वायर से किया है ना, किसी से भी कर दो, बस तुम्हें याद रखना है किसमें बनाए, किसी से भी कर दो, सिमेट्रिक है ना क्वेश्चन में, चाहे m/n में क्वाड्रेटिक बनाओ चाहे n/m में बनाओ, वो तो सॉल्विंग हो गई अब। वो रेशियोज हैं क्योंकि ये l/m निकले ना, डिवीजन निकला है ना m/n और ये सब करके। तो या इसको और बोलना चाहे तो अगर तुम यहाँ पे k लेके चलो इक्वल टू कुछ मान लो k, देखो थोड़ा सा यहाँ पे ना ऐसे देख सकते हो कि एलिमेंट लिख तो दिया है, अब या तो फिर थर्ड इक्वेशन लो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1, या तो तुम l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लो, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशन हो जाएगा। हाँ, डायरेक्ट उससे कोसाइन निकल के आएगा, थर्ड इक्वेशन जो है, बस। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि कोसाइन लेके चलो चाहे रेशियो से लेके चलो, अल्टीमेटली अगर उन सबका समेशन 1 नहीं आ रहा है स्क्वायर करके तो वो डीआरसी है, डीसीज होते तो उनका जो स्क्वायर का समेशन था 1 होना चाहिए था। ठीक है, अभी क्लियर है? वैसे इस पे इतना लोड नहीं लो क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो भयंकर आने वाला है, ये तो अभी बस मैं तुम्हें बीच बीच में डेफिनेशंस में आ रहा था इसलिए कराया है। ठीक है, तो लोड नहीं लेना है, चिल मारो अभी, तो अभी लोड शुरू भी नहीं हुआ है। ठीक है, और कोई डाउट? में एक बटन होगी, इस पे ऑन लिखा होगा। ठीक है, उसको चालू करोगे चालू होगा। तो ठीक है, मैं बीच में बताता रहूंगा, अभी इतना जरूरत नहीं, उसमें मोड आएगा, मोड में इक्वेशन होता है, इक्वेशन के अंदर जाओगे तुम, अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्वाड्रेटिक करनी है, क्यूबिक करनी है। अब कैलकुलेटर लेना कौन सा है, जो पुराने खिलाड़ी हैं कॉलेज से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना वही चलाते रहे। जिसको नया लेना है वो क्लास विज वाला मॉडल है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा फोटोज की, वो जिसने नहीं लिया है काइंडली बाय दैट ओनली। ठीक है, वरना एक नेचुरल डिस्प्ले ई प्लस करके आता है, थोड़े वो लोग यूज, हाँ ई एस प्लस, हाँ ई एस प्लस यूज करो नेचुरल डिस्प्ले वाला, या क्लास जिन्होंने नहीं खरीदा है काइंडली बाय क्लास विज वाला मॉडल। ठीक है, क्यों? उसमें 4th डिग्री का भी सॉल्व हो जाता है और 4x4 की मैट्रिक्स भी हैंडल कर लेता है वो, इसलिए बस, और कुछ नहीं है, बट जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी ले ही रहे हो तो फिर वही लो। ठीक है, फर्क ज्यादा प्राइस का है नहीं। चलो फिर कल मिलते हैं, और पढ़ते रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सारा काम मैं करके दूंगा, तुमको बस नहीं पढ़ना है। ठीक है, यस, नहीं नहीं, जो अपन फॉलो करेंगे बुक वो है पीएन चैटर्जी। ठीक है, पीएन चैटर्जी है, इसको फॉलो करेंगे। अब बुक फॉलो करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन हम देंगे, सारे क्वेश्चंस पीएन चैटर्जी से निकाल के मैं रखे हुए हैं। ठीक है, अपना फंडा सीधा है, कुछ बुक्स करनी है,
वही बार-बार रिवाइज़ करनी है, ठीक है? फॉर ज्योमेट्री वी विल फॉलो पीएनसी, पूरी पीएनसी से ही क्वेश्चन रहेंगे, वही क्वेश्चन लगाना है। खुद से ट्राई करना है क्वेश्चन, अटेम्प्ट करना है, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल कभी कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ से रेफर करना है। तो मैं इन एडवांस आई ऑलवेज़ टेल कि क्वेश्चन किस बुक से मैं दे रहा हूँ। तो केवल क्वेश्चन आंसर के लिए तुमको बुक देखना है, नॉट फॉर थ्योरी, ठीक है? थ्योरी के लिए रेफर नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए करना है। और सॉफ्ट कॉपी उसकी अवेलेबल है, भेज दूँगा मैं अगर नहीं है तुम लोगों के पास तो, ठीक है? कल मिलते हैं, थोड़ा-सा मूड बनाओ क्योंकि क्लासेस में लंबी भी लूँगा धीमे-धीमे करके, ठीक है? चलो कॉन्फिडेंस बना करो, डरना नहीं है। चलो गाइस मिलते हैं, बाय-बाय, टेक केयर, बाय-बाय गाइस, बाय, बाय-बाय, गुड नाइट। मेरे पुराने बैच में भी एक गुड नाइट बोला करता था। चलो ठीक है।